आपका अद्भुत योगदान है, अद्भुत योगदान है। और अब परिचय को विस्तार न देते हुए आपका जो आज का प्रतिपादन विषय है, भारत की कला परंपरा एवं दर्शन, यह विषय आप हम सबको इस पर हमारा मार्गदर्शन करने में लाभान्वित करें। मैं आदरणीय डॉक्टर कपिल देव से निवेदन करता हूँ। ये थोड़ा सा अपनी महिमा सुन के अपने से ही डर लगने लगता है। इतने महिमा मंडन के लायक हूँ मैं, बहुत ही सामान्य आदमी हूँ। मैं लोक संस्कृति, लोक कला और लोक जीवन के क्षेत्र में 30-35 साल कुछ काम करता रहा और उसी का मतलब मेरा अनुभव है। भारतीय कला को समझने का द्वार मेरा जो रहा वो शास्त्रीयता से लोक की तरफ नहीं है, बल्कि लोक से शास्त्रीयता की तरफ रहा है। कुछ चीज़ें मुझे समझ में आई और मैं आपके साथ उनमें से कुछ बिल्कुल साझा करना चाहूँगा। तो हम एक बहुत अनूठे देश में रहते हैं, एक ऐसे देश में जहाँ संस्कृति एक जीवंत चीज, स्मृति अकेली, वो एक सहयात्रा कर रही है भारतीय जीवन के साथ। ऐसी परंपराओं के बारे में विचार करते हुए विगत की तरह, अतीत की तरह विचार करना बहुत ठीक नहीं है। उसको कुछ ऐसे स्मरण करना चाहिए कि वो एक ऐसा उत्तराधिकार, एक ऐसी विरासत हमारे साथ है जो हमारे रक्त में हमारे साथ तो आज अभी इसी क्षण मैं लोगों से कहता हूँ कि मुझे एक शब्द बहुत प्रिय है और एक शब्द प्रिय नहीं है। प्रिय मुझे प्राचीन कहना, कुछ भी प्राचीन भारत में, ये मुझे बहुत पसंद नहीं है। मैं हमेशा एक शब्द का चयन करता हूँ, वो बहुत सुंदर है, वो है सनातन। सनातन का अर्थ है जो हर क्षण आया, जो प्रवाहित जल की तरह है, जिसमें आप दूसरी बार स्नान नहीं कर सकते हो तो गया, लेकिन वो सदा है, वो व्यतीत नहीं होता। इस अर्थ में वो सनातन है। हमने अपनी परंपरा में भारत में ज्ञान को सनातन कहा है, भारत में संस्कृति को सनातन कहा है, भारतीय मूल्यबोध को सनातन कहा है। और क्यों कहा था उसका ये कारण मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ गई हुई चीज ऐसी नहीं है। हम भारतीयों के साथ लगातार सहयात्रा करते हैं, तो इसका स्मरण रखना संस्कृति के संदर्भ में बहुत जरूरी है। क्योंकि दो कालखंड हमारे देश में ऐसे हैं जिन्होंने विस्मृति बहुत पैदा कर दी थी। और एक तो जब हमारे यहाँ इस्लामिक आक्रमण हुए तो अस्तित्व रक्षा का ही एक सवाल था। हम एक अद्भुत अकथनीय क्रूरता के सामने थे और उसमें ये संवेदना की जो भूमि है, संस्कार और संस्कृति की जो भूमि है, इस पे तो ये कैसे, मतलब मैं इस पे हैरत करता हूँ और मैं सच में आपसे ये कह रहा हूँ, मैं चकित हूँ इस बात पे कि ये आबादित कैसे है, ये आबादित कैसे है, ये निरंतर कैसे है। क्योंकि कोई कसर तो छोड़ी नहीं गई थी इसको नष्ट करने की। इस संसार में जहां जहां ये क्रूर झुंड पहुंचे, इन्होंने संस्कृतियां खत्म कर दी, सभ्यताओं का नाश कर दिया और लोगों के साथ तो जो व्यवहार किया वो ऐसा है कि उसके लिए बहुत सारा समय लगा के लोग काम करें तो पता चलेगा कि अभी एक जन से मैंने कहा कि मैं आउटस्विच देखता हूँ के कुछ फुटेज देख रहा था यूट्यूब पे, जिसमें नाजियों ने जो कुछ किया था जूस के साथ, रोमा लोगों के साथ, दूसरे अन्य लोगों के साथ में कांप गया उसको देख के। तब उन्होंने मुझसे कहा, मुझे 2 पुस्तकें भेंट की और कहा जरा इनको देख जाइए,
मैं हैरत में पड़ गया। दरअसल इस्लामिक इन्वेजन जो भारत में हुआ तो उसकी तुलना में नाजियों की क्रूरता कहीं नहीं। नाजी जो है वो यहूदियों की संस्कृति नष्ट नहीं कर रहा, लेकिन उनको खत्म करने का एक बड़ा घिनौना बहुत क्रूर प्रयास उनने किया। 60 लाख लोगों को शहीद किया उन्होंने, और हम लोगों ने तो उससे इतना ज्यादा झेला है, शताब्दियों का समय। नाजियों के पास तो कुल मिलाकर 13 वर्ष का समय था। इतने में उन्होंने ये किया, सदियां निकाल के इस देश के आदमी ने अपनी स्मृति को कैसे सुरक्षित रखा, अपने ज्ञान को कैसे सुरक्षित रखा, अपनी रचना को कैसे सुरक्षित रखा होगा, ये अपने आप में एक चमत्कार है। चमत्कार जीवन में और कुछ नहीं होते, वो हमारी अटूट जिज्ञासा से निकले। फिर एक दूसरा समय आया, जैसे तैसे मतलब वो समय बीता, एक संघर्ष हुआ, लगातार भारतीयों ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो हम एक अनूठी आधुनिकता के सामने एक औपनिवेशिक काल आया यूरोप का, और मैं आपसे कहूँ कुछ मामलों में तो वो मुगल काल की स्मृति को भी पीछे छोड़ने वाला था, इसलिए कि मुगल काल ने हम लोगों के मानस को गुलाम नहीं बना सका था पूरी तरह से। ये दूसरा इन्वेजन जो था भारत के ऊपर, इसने तो कैसे कहूँ मैं आपको, इस औपनिवेशिकता के लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं। आज भी अपनी राजनीतिक आजादी के बाद भारत एक प्रतीक्षित स्वतंत्रता के लिए व्याकुल है, प्रयासरत है, और कमाल की बात यह हम ही लोग उसको छोड़ना नहीं चाहते। वो औपनिवेशिकता हमको इतनी प्रिय है कि हम ही उसको छोड़ना नहीं चाहते। इससे लड़ाई कैसे? ये लारा हक्सले जो है, एल्डोस हक्सले की पत्नी, उनकी एक विश्वविख्यात किताब है जिसमें उन्होंने लिखा स्वतंत्रता का भय। उस किताब का शीर्षक है, तो मैं जरा चौंका, मैंने कहा स्वतंत्रता का भय। उसको जब पढ़ना शुरू किया तो वो सही था। दरअसल उन्होंने कहा कि इतनी चीख पुकार होती रहती है, वास्तविकता ये है कि मनुष्य स्वतंत्र होना नहीं चाहता, वो बार बार लौटना चाहता है, और वो ये चाहता है कि अपने जीवन में निर्णय ना करना पड़े, मेरे जीवन के बारे में निर्णय दूसरे करें। और जो लोग और जो जातियां अपने निर्णय खुद नहीं कर पाती हैं, उनकी स्वतंत्रता के उपाय बड़े शिथिल हो जाते हैं, वो बड़ी प्रतीक्षित होती है, वो हो नहीं पाती। उन्होंने कहा कि दरअसल निर्णय करने वाले बने, जब हम जीवन का निर्णय करने वाले होते हैं, देश और संस्कृति का निर्णय करने वाले बनते हैं, स्वतंत्रता के उपयोग तो वहां से होते हैं। लेकिन भारत चूक गया। भारत जो है अपनी राजनीतिक आजादी के बाद के सातत्य में एक जो स्वतंत्रता का एक क्रम होना चाहिए था, उसको न्यस्त स्वार्थों ने भारत में नष्ट किया। और बल्कि मैं तो कई बार उदास हो जाता हूँ ये सोच के कि औपनिवेशिक भी हमको उतनी बड़ी दास्ता में नहीं ले गए जितना आजाद भारत के शासक जो थे वो एक विचित्र तरह की औपनिवेशिकता में हमें ले गए। बड़ी दुखद है, ट्रेजिक है, त्रासदी ही कहूँगा मैं इसको, और कोई शब्द नहीं है इसके लिए। लेकिन मैं उसी व्यवस्था की उपज हूँ जो इन लोगों ने हमारी जो रचना भारतीय समाज में की, हमारी अकादमिकता शिक्षा में की, उसी शिक्षा और अकादमिकता की उपज हूँ मैं। मेरा दिमाग भी वैसे ही था, लेकिन 35-40 साल पहले अचानक कुछ ऐसा मेरे जीवन में घटा कि मुझे भारत के लोक संस्कृति, भारत की लोक कला, बल्कि संस्कृति मात्र में ही काम करने का कुछ सुयोग सा हुआ जिसके बारे में पहले कुछ भी नहीं जानता था। और मैं इस बात पे हैरत में हूँ, और मैं कई सभाओं में इसको कहता हूँ कि ये विडंबना मुझे पहली बार यहाँ काम करते हुए समझ में आई थी,
जो संयोगवश मुझे मिला, मेरी कोई एफर्ट नहीं थी, संयोगवश। मैं आपसे कितने कितने शौक की तरह ये कहना चाहता हूँ, मैं पहली बार ये देख पाया था कि मेरी शिक्षा ने भारत के लिए हर खिड़की दरवाजा बंद कर दिया, एक भी कोई खिड़की खुली नहीं। हम जान ही नहीं सकते कि ये देश कैसा था, इसकी जिजीविसा, इसकी सांस्कृतिक धारा, इसका मूल्य बोध, इसकी रचना, कुछ भी सब बंद कर दिया गया। और ये वे लोग कर रहे थे तो मैं समझ सकता था कि उनके अपने निश्चित स्वार्थ हैं, लेकिन जब ये स्वतंत्रता के बाद निरंतर रहा तो मैं दुख में डूबा, ये जान के कि ये हमारे लोग हैं। और आज भी उनके आग्रह कुछ ऐसे हैं कि मैं इस बात पे चकित होता हूँ कि अगर उनसे इससे कुछ स्वतंत्र होने का आग्रह किया जाए तो उन्हें लगता है कि कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो पुनरुत्थानवादी हैं, जो पीछे की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल हो गया। ये पीछे और आगे का जो मामला है ना उनने कुछ ऐसे अजीब से विभाजन रच दिए हैं। खैर उन पे कभी बात होगी। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि मैं इस सौभाग्य को पहली बार समझ पाया था उन क्षेत्रों में काम करके कि भारतीय जीवन कितना आनंद, कितना अद्भुत, कितना विलक्षण, और नष्ट करने की कोशिशों के बावजूद दरअसल उसकी जिजीविसा को, उसकी स्मृति को और उसकी रचना को पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सकता, ये संभव है। और ये मुझे समझ में आया भारत की वाचिक परंपराओं को समझते हुए। तो ठीक से समझिए आप, ये जो शब्द है ना, इसका सरलीकरण बहुत हुआ है ना, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। वाचिक परंपरा का अर्थ है, जब मैं नाटकों पे काम कर रहा था, भारत की शताधिक वर्षों की परंपरा में क्या नाट्य विकसित हुआ है, तो मैं हैरत में पड़ गया कि एक भी पाठ लिखित नहीं, एक भी पाठ। तो शताब्दियों तक लोगों की स्मृति में रहा। उनमें से करीब 100 पाठ मैंने रिकॉर्ड करके उनको दस्तावेजी करके प्रकाशित किया है। यूँ तो मैंने करीब 50,000 पृष्ठों की वाचिक परंपरा से सामग्री को प्रकाशित किया, लेकिन उसको देख के तो मैं हैरत में था। आप मुझे ये बताइए कि भारत में चित्र का कोई व्याकरण है? जो लोक में चित्र बनाए जाते हैं, जो जनजाति में चित्र बनाए जाते हैं, और वो इतने अचूक तरीके से शताब्दियों से एक परंपरा में कैसे बनते गए, वो स्मरण कैसे रहा लोगों, ये विलक्षण था। आप मुझे ये बताइए कि भारत की शब्द परंपराओं में, जबकि हर चीज मतलब बड़ी तेजी से, भाषा के क्षरण से तो बड़ा क्षरण भारत में कुछ हुआ नहीं, कितनी भाषाएं खोई हैं हमने। एक आध भाषा अंग्रेजी के अलावा बच जाए तो सौभाग्य ही होगा। वो आदमी अकड़ माना जाता जिसको अंग्रेजी नहीं आती। ये हालत बना दी आपने अपने स्वतंत्र देश की। तो मैंने मालवी, निमाड़ी, बुंदेली, बघेली और संभवतः छत्तीसगढ़ी, इसकी जो बोलियों में शब्द संपदा थी, इनके पहले शब्दकोश बनाए। आपको जान के हैरत होगा, 1.25 लाख शब्दों का संग्रह था। मैं इसकी विशालता देख के चकित रह गया। तब मैंने कुछ प्रयास किया था वर्धा वगैरह में कि अगर हम केवल हिंदी क्षेत्र की जो पट्टी है, इसमें जो बोलियां हैं, इन बोलियों के शब्दों का संग्रह करें, 5 वर्षों के भीतर 1 करोड़ शब्दों की संपदा हिंदी के लिए हम निर्मित कर सकते हैं। और मैं कम बता रहा हूं इतना संपन्न उत्तराधिकार शब्द परंपरा में। हैरत होती है मुझे ये देख के कैसी चीजें आबादित रही हैं। लेकिन आज आपसे कुछ उनमें से दृष्टांत भी दूंगा मैं, और आपको सुन के भी अच्छा लगेगा। एक लोक नर्तन की परंपरा
और जनजाति नर्तन की परंपरा से थोड़ा बहुत आप लोग वाकिफ होंगे, समय समय पे आपने देखे होंगे। मैं करीब 30 वर्षों तक सारे भारत के जनजाति जो नृत्य हैं और जो लोक के नृत्य हैं उनके लिए राष्ट्रीय मंच बनाया 30 वर्षों तक। और मैं नोट करता गया कि अलग अलग राज्यों से आना चाहिए। हर बार ये करता था किसी एक राज्य पे फोकस करके उस पर केंद्रित करके वहाँ के शिल्प, वहाँ का संगीत, वहाँ का नर्तन, वहाँ के चित्र, ये सारी चीज़ें। मैं हैरत में था, 240 नर्तन शैलियों को दर्ज किया मैंने भारत में। 240। ये इस पृथ्वी पे एक अपूर्व घटना है, क्योंकि इस धरती पे दूसरी कोई परंपरा, दूसरा कोई देश और दूसरी कोई ऐसी संस्कृति नहीं। तो 240 शैलियों में लिविंग ट्रेडिशन में नाचती है। आपकी शास्त्रीय परंपरा में कितनी शैली है? 7 ही कहिए। दरअसल वो मणिपुर वाला मामला जो है वो तो अभी सत्रों में जो क्षत्रिय लोग की नर्तन परंपरा थी। अपूर्व है इसकी समृद्धि। इस अर्थ में मैं पहली बार थोड़ा सा उस निराशा के बाहर भी निकला कि इस देश में सब कुछ नष्ट कर दिया गया। मैं केवल आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस क्षण हम अपने देश को, हम अपनी परंपरा को और अपनी संस्कृति को अपनी आंखों से देखना शुरू करते हैं, एक नया आत्मविश्वास लगता है। उस आंख वो आत्मविश्वास तोड़ा कहाँ जाता है? वो टूटता है जब अपने देश और परंपरा को दूसरों की आंखों से देखते हैं। आपका आत्मविश्वास टूट जाता है। सब कुछ गया, इस देश में कुछ गया गया नहीं है, सब सह यात्रा कर रहा है। सब बड़ी बात है। उसको देखने की एक आंख चाहिए और वो काम करते करते बनती है, काम करते करते। और इस देश का जो सामान्य आदमी है उसके रचने की क्षमता पे अपने भरोसे को कभी मत टूटने दीजिए। अद्भुत है वो। उतना रचनात्मक आदमी खोजना बहुत कठिन है, केवल अवसर की बात होती है। मैं आपसे, आपने जो विषय दिया है कला और दर्शन, क्या दो तरह से भारत में विचार कर सकते हैं इसमें? यह सच ये है कि वहां भी एक संयात्रा है, एक तत्व दर्शन की तरह सत्य को समझने की साधना में बरसों बरस की साधना, और तब कुछ आपके सामने किसी एक क्षण कुछ प्रकाशित होता है? वो उससे हमारी ज्ञान परंपरा बनती। हमने इसीलिए तो उसको दर्शन की परंपरा कहा, फिलॉसफी नहीं कहा है। देखा गया था, वो प्रकाशित हुआ था, और जो प्रकाशित हुआ था वो उसकी रहने जीने की एक संस्कृति बनाई गई। इसका मतलब है वो शैडो ऑफ नॉलेज के भीतर है। संस्कृति जो है वो ज्ञान की छाया के भीतर वहां विकसित हुई है। एक उदाहरण और दूं आपको ये बात कहने। अकेले एक बार मेरे दिमाग में आया कि कृष्ण का आश्रय लेकर सारे भारतवर्ष में कितने कला रूप होंगे। एक आयोजन की परिकल्पना कर रहा था मैं कि हम एक ललित पर्व भारत में करें, कि कितने तरह से हमारे नर्तन में, हमारे संगीत में, हमारे संकीर्तन में, हमारे शिल्प में, हमारे चित्र में, हमारी नृत्य नाटिकाओं में कितने तरह से कृष्ण को केंद्र बना के कला रूपों की भारत ने रचना की है। तो ऐसे ही शुरू किया था। 170 कला रूपों की एक विशाल सूची हो गई, और मुझे समझ में नहीं आया कि ये तो इतना विराट है कि मतलब ऐसा लगता है जैसे पूरे भारतीय कला दृश्य को कृष्ण ने घेर रखा है। वे ललित के वास्तविक और एकमात्र कहाँ से यात्रा शुरू करें उनकी? श्रीमद् भागवत से शुरू होती है, गीत गोविंद से होती हुई आगे बढ़ती है। मध्यकाल में तो क्या कहना था उसका। अपूर्व कलाकार हमारे। इस मैं एक और बात लोगों से कहता, आंदोलन शब्द जो कहते हैं ना, भक्ति आंदोलन मध्यकाल का,
संस्कृति कभी आंदोलन इस धरती पे बनी है, केवल एक बार बनी, वो भारत में बनी। बाकी तो सब व्यर्थ है, मतलब नहीं है उसका। फलित हुआ भारत के लिए उसका पुण्य। मध्यकाल के भक्ति आंदोलन का पुण्य जो है, उसने 70% भारतीय कला को बचा लिया, दर्शन को बचा लिया, हाँ? हमारे ज्ञान की परंपरा को बचा लिया। 4 महान वैष्णव आचार्यों ने जो काम किया, उन्होंने कैसा, उनकी प्रेरणा से एक सचमुच में आंदोलन जिसमें इतने संगीतकार, इतने चित्रकार, हाँ, जुड़े, वो आंदोलन जैसा लगने लगा। तो हैरत होती है ये देख के कि हमारे देश में दर्शन की परंपरा और जीवन में संस्कृति की रचना की परंपरा कितने निकट रही है। जब नाथ द्वारा के विग्रह के पीछे एक पिछवाही को कोई जोशी चित्रित करता है भागवत के एक प्रसंग को, और वो शाम को बदल दी जाती है, वो दूसरा चित्र आ जाता है। पिछवाही की परंपरा में कितनी बदलनी है। एक चित्र रचना है, अब आप उसको धार्मिक कह लें, आध्यात्मिक कह लें, कुछ कह लें, लेकिन अबाधित है। वहां से आप आइए राजस्थान में देवनारायण जी की पढ़, पाबू जी की पढ़, ये कपड़े पे चित्रित होती हैं। हैरत है कि पाबू जी की पढ़ का जो चित्रण होता है वो एक गाथा है, कपड़े पे चित्रित होती है। और भोपा जो है, राजस्थान भोपा कहते हैं उनको, गाने वालों को, और गोपी को, स्त्री पुरुष मिलकर उस गाथा को गाते हैं। आमंत्रित किया जाता है उनको गाँव में, क्या बाबू जी की पढ़ वाचन के लिए, बाँचना के लिए आगे के जाते, और वो गाथा का पूरा गायन करते हैं। उनको बदले में कुछ पारिश्रमिक वगैरह सम्मान के साथ दिया जाता है। 25-30 वर्षों तक उस कपड़े की पढ़ को वे लोग अपने पास बहुत सम्मान के साथ रखे रहते, कभी जमीन पर नहीं रखते। उसके लिए कला और ज्ञान की परंपरा का एक संबंध समझने की कोशिश करिए। जब वो कपड़े की वो जब पुरानी हो जाती है और वो फटने लगती है, तो भोपा जो है 15-20 साल बाद फिर उसी जोशी परिवार के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारी पढ़ खराब हो गई है और हमें एक दूसरी पढ़ बना दीजिए। उनको नारियल दे के पढ़ बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, और वो जो पढ़ थी उसको कभी फेंका नहीं जाता। मैंने कहा ना, जमीन पर तो रखी ही नहीं जाती। तब पुष्कर में उस पढ़ को ब्रह्मकाल में विसर्जित अपने हाथों से करके 1.25 मन आटे की प्रसादी बना के वहाँ बांटी जाती है, और उसके बाद से नई पढ़ का वाचन शुरू होता है। ऐसे अनेक भोपा लोगों से मैं मिला जिनने मुझे ये बताया कि अपने जीवन काल में 3-3, 4-4 पढ़ बदल चुके हैं। हमारे देश में परंपरा कैसे संरक्षित होती रही है, ये बड़ा अद्भुत चमक, वो शक्ति इसके भीतर ही है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ बहुत चिंता नहीं करो। और जब आप लोग लोक की बात करते हैं, पता नहीं क्यों आप लोगों ने एक शब्द और लुप्त हो रहा है, लोक कला लुप्त हो रही है। हाँ, लुप्त हो रही है, तुमने देखना बंद कर दिया है। केवल लुप्त तो भारत में कुछ नहीं होता, वो एक नव रचना में चला जाता है, तुम उसको ठीक से समझो। ये एक बात है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे आध्यात्मिक सत्य और हमारे सौंदर्य संबंधी सत्य बहुत अलग अलग नहीं रहे, इनको मिला के और देखने की जरूरत। आप मुझे बताइए, भारत का आख्यान का रंगमंच जो है वो कितनी सदियों से भारत में चल रहा है? रासलीला की परंपरा और रामलीला की परंपरा। हाँ, एक बार मैंने रामलीला की भारतीय लोक शैलियों का एक राष्ट्रीय मंच बनाया और उसको 20-22 साल तक मैं लगातार करता रहा। आप थक जाएंगे गिनते गिनते, ये स्थिति है। चित्रों में फिर मुझे लगा कि चलिए परफॉर्मिंग आर्ट में रामलीला हो रही है, बहुत सी भारतीय शैलियों में हो रही है,
लेकिन चित्रों में क्या मतलब ये शैलियों, लोक शैलियों में चित्रित की गई है, मैं हैरत में पड़ गया। महाराष्ट्र में चित्रकथी शैली में, आंध्र प्रदेश में वो कलमकारी की शैली में, बंगाल में पटुआ शैली में, बिहार में मधुबनी शैली में, उड़ीसा में पट शैली में जगन्नाथ महापात्र जैसे महान कलाकार उसमें निकले। यानी मैंने उस एक ही प्रयास में 4-5 सालों के भीतर करीब 800 रामायण चित्रों का संग्रह किया, अलग अलग भारतीय शैली। यानी एक संग्रहालय जैसा बनने की स्थिति। फिर मैंने कहा कि इसके साथ जो पूरी की पूरी कॉस्ट्यूम ट्रेडिशन जुड़ी हुई है लोक शैलियों के साथ, इनका संग्रह किया जाए। तो मैं और भी हैरत में था कि एक बहुत विराट संग्रहालय की आवश्यकता होगी। मतलब जो स्वरूप बन रहे हैं, उनके हेड गियर, उनकी कॉस्ट्यूम, हाँ, उनके मास्क, ये सारी चीजें चकित कर देने वाला मामला था। ये निवेदन था आपसे कि हमें ये समझने की कोशिश करना चाहिए, वाचन की परंपरा में रामायण, अंकन की परंपरा में रामायण, प्रदर्शन की परंपरा में रामायण, एक एपिक, एक आख्यान किस तरह से पूरे भारतीय कला के क्षेत्र को घेर लेता है, वो सदियों तक एक यात्रा करता है और एक महान कला उत्तराधिकार बना देता है। हमारी स्मृति में राम जो है वो कोई और ही चीज है। मैं लोगों से कहता हूँ कि देखिए, कुछ चीजें समय के साथ थोड़ी सी अपने अर्थों को संकुचित कर लेती हैं, उनकी चिंता नहीं करना। एक वैदिक शब्द है ऋत, ऋत ऋग्वेद में आया है। इसका अर्थ है, आंतरिक अर्थ है, ये जो इतनी विराट समष्टि है, इस समष्टि को कोई चला नहीं रहा है। ऋग्वेद क्या कह रहा है इसके माध्यम से कि इसको कोई चला नहीं रहा है। इसको चलाने के महानियम स्वयं इसके भीतर मौजूद, और उन महानियमों को जो सृष्टि को चला रहे हैं, उनके लिए ऋग्वेद में ये महान शब्द आया, जिसको उन्होंने कहा ऋत। ये ऋत चला रहा है इतनी बड़ी सृष्टि को। ये जो हमारी अपरा प्रकृति है, जिसमें वर्षा आ रही है, शीत आ रही है, ग्रीष्म आ रही है, ऋतु में बदल, ऋतु शब्द कहाँ से आया? ऋत से। हमारे चाहने से वर्षा पहले नहीं आ जाती, वो अपने समय पर ही होगी, शीत समय पर ही होगी, उसका अपना एक चक्र है, उसका अपना एक ऋत है। और कमाल की बात यह है, भारत ने अपनी ज्ञान परंपरा में जब ये कहा कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, समझिए जरा इस बात को। आप मुझे ये बताइए, हम लोगों के लिए काया मिली है, पिंड कहते हैं कि एक पिंड मिला है? ये ऋतु उस तक कैसे सक्रिय होता, ब्रह्मांड से लगा के पिंड तक। आप भोजन करते हैं, आप खाना पचाते हैं या खाना पच रहा होता है? आप निद्रा में होते हैं, आप श्वास लेते हैं, कोई बोध है उसका कि हम श्वास ले रहे हैं, या श्वास अपना काम कर रही है? आप तो निद्रा में, ऋत अपना काम कर रहा है। भोजन के पचने की प्रक्रिया, सब चीजें, वो कितनी चकित कर देने वाली जटिल जैविक संरचना है मनुष्य का शरीर, सब अपने ऋत में काम करता रहता है। ये और आश्चर्य है, एक क्षण की भूल चूक के बिना वो ऋत अपना काम करता है। वो सदा अपनी मर्यादा में है, सदा अपने स्वधर्म में है। श्री राम जो हैं, जिनके आख्यान की अभी मैंने आपसे चर्चा की, वे समष्टि व्यापी मर्यादा का ऋत हैं। हम तो अनूठे लोग हैं, हमने राम की मर्यादा को अपने समाज की मर्यादा के चौके में जाकर उनको तोड़ना शुरू कर दिया। कैसे अजीब लोग हैं। समष्टि की मर्यादा के पुरुषोत्तम आए थे इस धरा पे, और उन्होंने मनुष्य की चेतना को इतने रूपों में प्रभावित किया, हम ठीक से नहीं जानते कितने हजार वर्ष होंगे, लेकिन
वे आए और एक यात्रा करके चले गए और भारतीय चित्त को उन्होंने सदियों सदियों के लिए कुछ ऐसा दिया। मैं लोगों से कहता हूँ, दो महान आख्यान हमारे पास, महाभारत है, रामायण है। राम के चरित्र को उसमें वाल्मीकि ने रचा, वाल्मीकि तुलसी ने रचा। एक आख्यान हमारे साथ सहयात्रा करता है, इसमें कहता है घर पे रहो, पठन पाठन करो, कुछ सीखते रहो, सुनते रहो। वो मर्यादा ऐसी है कि अगर तुमने श्री राम के चरित्र का जरा सा भी अनुगमन किया अपने जीवन में, तुम्हारा जीवन सुवासित हो जाएगा, सुगंधी से हो जाएगा। वो ऐसा निर्मल चरित्र है, बार बार नहीं आते और उनके आने के लिए बड़ा तप लगता है। वे ऐसे कुल में आते हैं जहां वचन की मर्यादा के लिए लोगों ने सब कुछ निकाला। वचन के तप में तपा हुआ परिवार है। मर्यादा के पुरुषोत्तम सब जगह नहीं आ सकते। ठीक से समझिए इस बात को, अपने जीवन में कोई एक तप तो कर लीजिए, बोल रहे वचन का तप कर लीजिए। वही बोलूंगा जो जानता, वही बोलूंगा जो करूंगा, अन्यथा। और आपका जीवन बदल जाएगा। दूसरा एक आख्यान आया था महाभारत का, लेकिन उसकी मनाही है कि उसको घरों में मत रखना। व्यास की महान रचना। और देखिए कौन सी मर्यादा ऐसी है जो टूटी नहीं उस समय। सब मर्यादाएं टूटी, है ना, कुछ नहीं बचा। और आखिरी में स्वयं उन महान योद्धाओं का अहंकार जो है वो उनको युद्ध के द्वार पर खड़ा कर देता है, जहां अंधेरा ही अंधेरा, कुछ। और एक इतने भयावह किस्म के युद्ध में जहां सब कुछ नष्ट होता है, कुछ नहीं बचता। हमसे जैसे व्यास ये कह रहे हैं कि जो जीते उनकी आरतियां उतारने वाली नहीं होती, और जो मारे गए उनके शवों को खाने के लिए स्वान कम हो जाते हैं। तुम चुन लो अपने जीवन में, तुम क्या चाहते हो। एक यात्रा है मूल्यों के साथ जो बड़ी ऊर्ध गमन की है, पवित्रता की है, मर्यादा की है। उनके पुरुषोत्तम को अपना आदर्श बना सकते। तुम चाहो तो एक दूसरा भी तुम्हारे सामने पक्ष रख देते हैं जहां नष्ट होने के अलावा, क्योंकि वे यात्रा करते हैं और एक दिन पाते हैं कि युद्ध का अंधेरा है, जहां न कोई जीत रहा है न कोई हार रहा है, सिर्फ नष्ट हो। क्या चुने, वहां से क्या सीखे। उन्होंने कहा इसको रहने दो, भाई को रखते, उसको रखो, कभी समय मिले तो उसको देख लेना, पढ़ लेना, और भी अच्छा होगा। कुछ अनुगमन तुम्हारे जीवन, कुछ उसका प्रकाश फैल जाए। पता नहीं जीवन के कौन से अंधेरे में वो प्रकाशित होकर तुम्हारी चेतना को चमक उठे। भारत अपनी छाती से लगाए रहा उस आख्यान, और उस आख्यान की रचना को आधार बना के भारत ने शताधिक शैलियों में चित्र बनाए, भारत ने शताधिक प्रदर्शन किए, भारत ने शताधिक वचन परंपराओं को खड़ा किया। अब जब मुझसे लोग कहते हैं कि सेकुलर की तरह बात करो, तो मैंने कहा वो मुझसे बनती नहीं है। मैं भारतीय कला में इस यात्रा को सेकुलर कैसे कर सकता हूं। एक शास्त्रीय नृत्य शुरू होता है और उसका आरंभ ही गणेश वंदना से हो रहा है। अब तुम उसमें से अलग कर दो उसको, कैसे, क्या रह जाएगा। तुमने उसकी श्री छीन। जीवन गुथा हुआ है, सब मिला हुआ है, इसको समष्टि की तरह देखो। एक अद्भुत मतलब बात है ये। दूसरा ये है कि हमारा एक विराट लोक जीवन है, और उस लोक जीवन में भारत ने कृषि की मूल्य प्रणाली और कृषि का पूरा जीवन आधार बना के दसियों कला रूपों की रचना की। मैं आपसे कैसे बताऊं, मुझे तो सपना जैसा लगता है जो कुछ मैंने
30-35 साल में लोक जीवन में देखा, उसको पलट के देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने देखा था ये, वो मैं था। आश्चर्य होता है मुझे कि क्या रचना उन लोगों ने की है जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। तो बहुत भले और सच्चे लोग थे, बहुत परिश्रमी और बहुत ज्ञानवान, है ना। ज्ञानवान कह रहा हूँ क्योंकि अपना कह के शताब्दियों तक बहुत अपमान बर्दाश्त किया उन लोगों ने, और उन लोगों ने भारत को बचा लिया। भारत को उन लोगों ने नहीं बचाया जो शिक्षित और जिनने खो दिया। भारत उन लोगों ने भारत की तरह बचाया जिन लोगों के साथ सब तरह की छल हुई, जो बोल भी नहीं सकते थे, जो चुप्पी में थे, बर्दाश्त करने में थे, प्रतीक्षा में थे, और जिनसे लगातार झूठ बोले जा रहे, उन्हें बचा दिया भारत। लोग भारत तो वो है। मैं इस बात को स्मरण करके बहुत आभार महसूस करता हूँ कि इस देश की पूरी लोक परंपरा को एक जीवंत संस्कृति बनाने का दायित्व जिन लोगों ने अपने ऊपर लिया, उन लोगों ने कलाकार होने तक का दावा नहीं किया। शर्मा जाते थे। अगर मैं किसी से तीजन बाई का परिचय कराऊं, ये पंडवानी गायिका है, महाभारत गाती हैं छत्तीसगढ़ी में, बहुत बड़ी कलाकार है, तो शर्मा जाती थी, हस्ताक्षर करना नहीं आता था। उनको महाभारत के 18 सर्ग जो हैं वो कंठस्थ हैं। हम लोगों की क्या हालत है? एक सर्ग भी आता है, स्मरण में है। हम पूछा था उनसे कि कैसे सीखा था उन्हें, तो कहने इतवारी राम साहू करके हमारे यहाँ एक बुजुर्ग थे, वो पढ़ के सुनाते थे और हम सुन के याद कर लेते थे। हम वही कहते हैं कंठस्थ करना है। तो शब्द परंपराओं का जो निर्माण हुआ वो ऐसे ही नहीं हो गया। अक्षराश्रित जरा वहां कम है, और जो अक्षराश्रित भारत का समाज है उसने बड़ी मात्रा में हमारे दाय को खोया है, खो दिया है। ये यात्राएं देवलोक की रचना तक जाती है, कला से होती है। जनजाति देवलोक को देखिए, लोक के देवलोक को देखिए, वहां तक यात्रा करते हैं। हमने कला का विषय बना लिया उसके लिए। एक मध्य प्रदेश में गौंड जनजाति है, उनके एक विजन, एक महानायक है, लिंगोपैन कहते हैं उनको, आदि देवता लिंगोपैन, कि वो प्रकट हुए थे और एक पुष्प के पराग में लिपटे लिंगोपैन, और जन्मना जो है उनकी काया पे 16 वाद्य अलग अलग जगहों पर बदे हुए थे, 16। तो गौंड जनजाति में मैं हैरत में रह गया। उनकी संगीत परंपराओं को जब समझने की कोशिश की, 17वां वाद्य नहीं है, 16 लिंगोपैन अपने प्राकट्य के साथ लेके आए थे। ये है कला की एक यात्रा। जन्मना एक विभूति आती है और अपने साथ सौंदर्य का एक पूरा संसार लेके आते, रचना का एक पूरा संसार लेके आते। भारत उस रचना में है। अब ये औपनिवेशिकता में, अब जरा आप विचार करें, हमारी आधुनिक चित्रकला कहाँ चली गई है? क्या हो गया उसको? कोई संबंध आप में से किसी का है आधुनिक चित्रकला से? रंगों आकारों की अराजकता के अलावा आपको क्या दिखता है उसमें? आपने समकालीन कविता भारत में पढ़ी होगी, अलग अलग भारतीय भाषाओं में, अंग्रेजी में, भारतीय भाषा में, हिंदी में। आपको लगता है कि ये वही देश है जिस देश में मतलब वैदिक ऋचा से कविता की यात्रा शुरू हुई थी। गायत्री छंद है उसका,
सारी श्रुति जो है भारत की 4 वेदों में समाहित गायत्री छंद में है। गायत्री छंद के अलावा उस ज्ञान को धारण करने की शक्ति दूसरे छंद में नहीं। और कितनी मुश्किल से, कितनी लंबी यात्रा के बाद छंद बदलता है। वाल्मीकि के पास वैदिक रचना के बाद वो छंद बदला और रामायण जो लिखी गई वो अनुष्टुप छंद में। अनुष्टुप है, आख्यान के लिए वो छंद चाहिए। पहली बार जब भारत ने आख्यान की रचना की तो एक नया छंद चाहिए था। वो गायत्री में संभव नहीं था, गायत्री ज्ञान का छंद है। अनुष्टुप जो है, अनुष्टुप जीवन में सहयात्रा करने वाले एक आख्यान का छंद है। यहाँ से इस देश की कविता यात्रा शुरू हुई थी और कहाँ चली समझ में ही नहीं आता क्या लिखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। और इतनी इतनी बड़ी, इतनी सुदीर्घ परंपरा काव्य की, इस पूरी परंपरा के पीछे काम कर रहे, इसकी स्मृति कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। लेकिन मैं हैरत करता हूँ इस बात पे कि मैं जनजातीय क्षेत्रों में एक कोरकू के पास, एक गोंड के पास, एक बैगा के पास, एक कोल के पास, एक उरांव के पास, एक मुंडा के पास जब जाता हूँ तो ऐसा लगता कोई व्यवधान ही नहीं, एक क्रम है जो लगातार चला आ रहा है उनके गीतों का। एक गान में बताऊँगा आपको, अच्छा लगेगा सुन के। एक परंपरा है मध्य प्रदेश में और हमारे ये छोटा नागपुर के पठार की जनजातियों में, जिसको कर्मा कहते हैं। कर्मा वो नृत्य भी है और गीत परंपरा भी है, वो हालांकि एक अनुष्ठान भी है। आप जान के हैरत करेंगे कि कर्म देवता की पूजा का अनुष्ठान होता है और उनका निवास सरई के पेड़ में माना गया है। साल में एक बार जाके सरई के पेड़ की पूजा करते हैं अनुष्ठान के साथ और सफेद रंग का झंडा चढ़ाते हैं। यहाँ से वो कर्मा की यात्रा शुरू होती और उसके बाद कर्मा के गीत गाए जाते हैं। तो उरांव जनजाति, मुंडा जनजाति, मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति, बैगा जनजाति, अकेली जनजातियों में 27 प्रकार का कर्म है नृत्य। मैंने एक बार यहाँ छिंदवाड़ा में एक राष्ट्रीय कर्मा समारोह करवाया और ये सारे देश के नर्तकों को जो ट्राइब में कर्मा करते थे उनको बुला के इकट्ठा किया। मैं चकित रह गया देख के, 40 से अधिक शैलियों में कर्मा करने थे। और फिर मेरे दिमाग में ये आया कि ये जो गा रहे हैं अलग अलग जनजातीय भाषाओं में, ये समझ में नहीं आता, तो क्यों ना मतलब इनके गीतों को इकट्ठा करके इनका अनुवाद करवाया जाए। आपको हैरत होगी ये जान के, 2000 कर्मा गीतों का विशाल संकलन हुआ। हम मैंने कहा ये इतना विशाल संकलन जो है इसको अनुवादित करेगा कौन, लेकिन किसी कारण मतलब हुआ था। आपको बताना ये है मुझे कि वो एक अनुष्ठान, एक वृक्ष में कर्म देवता की स्थापना, इसके बाद में वो एक वचन परंपरा जो गीत में आई, इसके बाद वो नर्तन परंपरा जो कर्म नाचने में और इतनी शैलियों में देश में होता, वो नाचने लगता, वो शुरू अनुष्ठान से होता, वो पेड़ से शुरू होता। और एक बड़ी अद्भुत घटना हुई छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे उड़ीसा से माइग्रेट होकर सदियों पहले कोई एक छोटा सा समूह आया था, उनको जहारा कहते हैं, जहारा कम्युनिटी के लोग। तो वहाँ गया और वो देख रहा था, वो लोग एक शिल्प बनाते हैं, उसका नाम है कर्म वृक्ष। और वो वृक्ष ऐसा है जिसमें ह्यूमन एक्टिविटी पूरे पेड़ में बनी हुई, पत्ती की जगह कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई एक स्त्री बच्ची को दूध पिला रही है, कोई स्त्री खाना बना रही है, कोई पुरुष खेत में हल चला रहा है। ऐसी अलग अलग एक्टिविटीज जो है कर्म वृक्ष की। वो जाता है, एक वृक्ष से इसकी यात्रा शुरू होती है और मेटल में बना हुआ जो कर्म वृक्ष का शिल्प है उसमें जाकर उसका समाहार होता है। एक इतनी लंबी कला यात्रा पूरा करता है कर्म। अब एक एक उदाहरण को आप लें
तो हम ये समझ सकते हैं कि कैसे भारत में दर्शन और भारत में जो ललित की परंपराएं हैं वो एक में ला गई। बहुत ही हैरत की बात है। वाराणसी को मैं मॉस्को में वो वॉल्शी थिएटर में हनुमान चालीसा की रिकॉर्डिंग करके कुछ म्यूजिशियंस को बुलाया कि इसमें जरा ये पता करिए कि हमने ये सुन रखा है कि हर ध्वनि की एक चोट मनुष्य के शरीर के किसी अंग पे होती है, तो ऐसी इसमें कितनी चोट पहुंच रही। तो वहाँ रूसियों ने काम किया। वाराणसी को कई वर्षों बाद उन्होंने बताया कि हैरत की बात है, ये इसका पाठ जिस तरह भारतीय करते हैं हम लोगों ने उसमें करने की कोशिश की, और हर चोट जो हो रही है वो नाभि केंद्र पे हो रही है, मणिपुर चक्र पे हो रही है। और हमारे यहाँ षटचक्रों की परंपरा में नाभि केंद्र जो है इसको बाएं का स्थान कहा है, अग्नि तत्व है मणिपुर। हम लोग कहते हैं ना रावण जो है वो उसकी नाभि में अमृत था, और विभीषण ने कहा था श्री राम से कि जब तक उसकी नाभि नष्ट नहीं होगी वो मरेगा नहीं। ऐसा क्या मिलता, वो अभय में चला गया, उसको मृत्यु का कोई भय नहीं था। यही है बार 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 सुन, बार 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 उच्चारित करो, ये केंद्र इतना शक्तिशाली हो जाएगा। उन रहस्यों को हम लोग जानने ही नहीं चाहते कि भाई वैज्ञानिक कसौटियों पे भी इनको कुछ कसना शुरू करें, जांचना शुरू करें। वे अपूर्व है। संकीर्तन, अब इसके बारे में मैं आपसे क्या, देखिए 11 मात्रा 16 मात्रा संकीर्तन इनमें इस मीटर में तय किए गए हैं। 1 मीटर पकड़ लीजिए कोई, आपका चित्त बदल जाएगा, पूरी संरचना, पूरा रसायन बदल जाएगा आपका, अगर कुछ वर्षों तक उसके भाव में रहते हैं, उसके उच्चारण में रहते हैं, क्योंकि उसके मूल में ध्वनि का खेल है, उसका जादू है। इस देश ने दुनिया में सबसे पहले ध्वनि के ऊपर एक अद्भुत शास्त्र रचा, कश्मीर में हुआ था। आचार्य वहीद हुए अभिनव गुप्त से 1 सदी बाद उन्होंने मंत्र महोदधि करके एक अपूर्व ग्रंथ की रचना की, मीटर्स करके बताया कि ध्वनि क्या कर सकती है तुम्हारे जीवन में। ऐसा विन्यास है भारत में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम कुछ चीज़ों को इस तरह ना देखें कि एक चीज दर्शन की परंपरा की है, साधना की परंपरा की है, धर्म की परंपरा की है, एक चीज है जो कला की परंपरा की है। दरअसल हमने तो अर्चन रचे। एक उड़ीसा में निरंजन जी पुरी के मंदिर में आपके यहाँ गोटी पुआ जो हैं 11 वर्ष तक के बालक गोटी पुआ बनते और उनको स्त्री वेश में नृत्यार्चन के लिए तैयार किया जाता है, जो भगवान के मंदिर में नृत्यार्चन करें। वही बड़े होके जब वो बड़े होते हैं तो उनमें से महान ओडिसी नर्तक होते हैं। गुरु केलुचरण महापात्र जो है अपने बचपन में गोटी पुआ था। अब अर्चन की परंपरा से एक बुनियाद लेके एक इतना महान शास्त्रीय नृत्य जो है ओडिसी के नाम से भारत में रचा गया। और केलुदास क्या मतलब, उनका तो ठीक से भारत में अभी मूल्यांकन ही नहीं हुआ, इतना महान था। अब मेरे कहने का आशय है अर्चन, संकीर्तन को एक अर्चन बनाए, नृत्य को एक अर्चन बनाए, संगीत को एक अर्चन बनाए, चित्र को एक अर्चन बनाए। नाथ द्वारा की पिछवाई क्या है? रंगों में अभ्यर्थना है, रंगों में अभ्यर्थना है अपने तरह की। रंगों में अभ्यर्थना करो, हाँ? स्वर में अभ्यर्थना करो, नर्तन में अभ्यर्थना करो, तुम्हारी अभ्यर्थना पूरी हो जाएगी। फिर वहां से एक तरह की यात्रा भी शुरू होती है। वो अपने को
एक दिव्यता में पूर्ण करती है। इसीलिए इस देश की परंपरा में, शास्त्र में भी अगर हम देखें तो मंच के लिए चीजें तैयार नहीं की गई हैं। बहुत राजी नहीं थे लोग उसके लिए। मंदिरों में नृत्य की परंपरा और मंदिर जो है भारत में कैसे आरंभ में अटूट ही रहे, और वो इसलिए हो पाया कि दरअसल वो कला के रसिकों के लिए जरा कम था, वो किसी और रसिक के लिए भी था। और भारतीय कला को देखने के लिए वो एक और दृष्टि भी, कला दृष्टि के साथ आपके पास आवश्यक है, अन्यथा ये संभव नहीं हो नहीं सकता। हम अपने देश में उन सारी चीजों की बहुलता को देखें कि अपनी शर्तों पे एक पूरी परंपरा का निर्माण भारतीय कला कैसे करती है, क्रोनोलॉजी की तरह नहीं। वासुदेव शरण जी ने जो भारतीय कला पर किताब लिखी थी, उन्होंने कहा कि सब वो प्रागैतिहासिक काल की भारतीय कला, वैदिक काल की भारतीय कला, फिर इसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता की भारतीय कला, और फिर उसके पश्चात बौद्ध कला, ये जो मध्य हिमालय तिब्बत से लगा के उत्तर के क्षेत्र में बहुत विकसित हुई। पता नहीं क्यों मुझे ये लगता है कि ये क्रोनोलॉजी की तरह बांट के भारतीय कला के इतिहास को समझना बड़ा मुश्किल होगा। ये बहुत उपयोगी नहीं। पता नहीं कहाँ से ये जो समय की एक कल्पना हमें तो लिनियरिटी में है, ये हमारे मानस में कहीं उतर गई है। हम हर चीज को उसी तरह देखते हैं कि एक चीज प्रागैतिहासिक काल से गुहा चित्रों से चली और वो आधुनिक काल के चित्रों तक आए, तो ये विभाजन ही बहुत मूर्खतापूर्ण है, ये मुझे ठीक नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है सब लिपटा हुआ है। सो बहुत सारी सदियाँ, बहुत सारे मनुष्यों की रचनाशीलता, कल्पना, जीवन की यात्रा, जिजीविषा, उनकी जय पराजय के बोध सब मिले हुए हैं, उससे भारतीय कला बनी है। और एक बात जो मैं संभवतः भूल ना जाऊं, क्योंकि इस विषय का विस्तार बहुत बड़ा है। भारत के लोक समाजों की जो कला है उसका 80% हिस्सा जो मैं समझ पाया वो महिलाओं की रचना। बहुत ठीक से समझिए इस बात को, क्योंकि मूल्यांकन में बड़ी गड़बड़ियां हैं, ठीक से समझा नहीं लोगों ने। नाग पंचमी आती है, भारतीय महिलाएं उत्तर भारत में प्रत्येक घर में एक नाग देवता का चित्र बनाती हैं, अगले दिन वो खो जाता है, फिर अगले वर्ष बनाया जाएगा, फिर खो जाता है। लेकिन वो यहाँ नहीं खोदा, वो हमारी आस्था में नहीं खोदा। इसीलिए हमने संग्रहालय नहीं बनाए, पागल हो जाएंगे। 10 करोड़ चित्र एक दिन में बन रहे भारत, पूरे उत्तर भारत, विकसित हो जाएंगे आप इसको संरक्षित करने में। वो एक ही तरह से संरक्षित हो सकता है कि उसको लगातार हर वर्ष एक निश्चित दिन पूरा किया जाए। वो महिलाएं भारत की पूरी शब्दवाचक परंपरा जो है उसके केंद्र में जो है 16 संस्कारों के गीत है। हैरत होगी आपको, वो सोहर से शुरू होती, बच्चे के जन्म से। और कमाल ये है, सदियों में ना उसका मीटर बदला है, ना उसके शब्द बदले, वही शब्द होते हैं, लेकिन एक बालक के जन्म के साथ एक सनातन गीत जो है वो उसी क्षण नया होता है। वो एक बार फिर से गाएगा, उसमें कोई परिवर्तन इससे नहीं करते। सारे 16 संस्कारों के अनुष्ठान के साथ जो रीतियां पूरी की जाती वो हमारे देश की महिलाओं को इसमें उन्हें पता है, और बिना भूल चूक के वो उस क्रम को करती, और किसी को ये अभिमान नहीं है कि वे कोई कलाकार है, किसी को, है ना। महान कला ये अब क्या कहते हैं, बहुत सी स्त्रियां चर्चित हुई हैं, भूरी बाई है, चित्र बनाती हैं, वीर चित्र बनाती हैं, गौन दुर्गा बाई हैं, गौन पर चित्र बनाती है। ऐसा हम नहीं जानते, बहुत कम लोगों को जाते। मधुबनी के कुछ लोग, सीताबाई थी, महासुंदरी जी थी,
लेकिन जो असल लोक रचना है उसका 80% स्त्रियां आबादित रखे रहे भारत में। उनकी स्मृति में वे पूरे गीत जो हैं वो संरक्षित है, उसकी धुनें संरक्षित है और निश्चय ही उनको इसका श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। मैं तो ये समझ ही नहीं पाता कि मैंने पहली बार 16 संस्कारों के गीत इकट्ठा करना शुरू कर दिए मध्य प्रदेश में, 4-5 लोक बोलियों में, 2 खंडों में उसको छापा है। 600-700 पेज का एक खंड होगा, 1400-1500 पृष्ठ की सामग्री है। मैं हैरत में था, इतना स्मरण में उन स्त्रियों के हैं जो पढ़ना लिखना ही नहीं जानती। उसके अनुष्ठानों को कैसे किया जाता ये भी उनको मालूम है, उसकी नीतियां क्या ये भी उनको मालूम है, और जो गीत गाया जा रहा है उसका मीटर क्या है संगीत में वो भी उनको मालूम है। हम ऐसे ही मतलब भारत में स्त्रियों के अवदान को इतना महत्व देकर नहीं चलते, अब तो भुला गए, अब तो पता नहीं क्या हो गया है। हमने तो मतलब जिस तरह का आधुनिकीकरण के साथ शहरीकरण किया है उसमें जो कुछ खोया है उसमें से एक ये पक्ष भी है कि अब हमारे पास जो एक आधुनिक स्त्री है उसको नहीं आता, उसको नहीं करते। अब खतरा है क्योंकि उसको बहते जल की तरह निरंतर रखने वाली जो शक्ति थी ना उसकी स्मृति से वो विदा हो रहा है। भारत एक और समय में जा रहा है, भारत एक और तरह के मानस में जा रहा है। वो आधुनिक आजादी के समय फिर कुछ समकालीन सा बचा, अब तो मैं कहूंगा वो तत्कालीन है। उसके पास आधुनिकता की भी स्मृति बड़ी छोटी सी है। क्या आधुनिक उसके लिए हम उसका संतुलन नहीं बना के नहीं रख पाए, आधार ही किस गए। मित्रों, अकत कहानी है, कहाँ से शुरू करो कहाँ खत्म कर दो, कुछ ठीक से समझ में नहीं आता है, बात कुछ समझ में नहीं आती है कि इतना विराट परिप्रेक्ष्य है भारत का। कोई एक चीज पे बात करे तो कुछ घंटे भर में 1.25 घंटे में कुछ बात, अकेले चित्र पे या अकेले संगीत पे, अकेले गीत पे कुछ बात हो। अब इतना बड़ा परिदृश्य है, इसमें शास्त्र भी है, लोक भी है, कमाल है। एक जीवन कितना कम लगता है केवल उसको सुनने के लिए और देखने के लिए, एक जीवन कम है भारत में। ऐसा अच्छा है भारत। और जो समाज इतने रचने में हो उस समाज की सकारात्मकता का क्या कहना। मैं एक जगह कहीं वक्ता होकर गया था, अचानक से मैंने ये कहा था कि देखिए, हम अगर कोई मुझसे पूछे आधुनिक मनुष्य की विडंबना तो वो ये है, आधुनिक मनुष्य एक रचना वंचित मनुष्य है, ये कुछ रचता नहीं, और जिन्हें रचने के का अवसर जीवन में नहीं मिलता वे कैसे लोग हो जाते हैं, वे लोग कैसे होते हैं। वे बहुत निष्कर्म लोग होते हैं, वे बहुत हिंसक लोग बदल जाते हैं। वे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के रचे हुए पर कब्जा कर लेना चाहते हैं, खुद कुछ नहीं बचते। एक रचना वंचित समाज इस मनुष्यता की सबसे बड़ी चुनौती है। आदमी को कुछ रचने की तरफ प्रेरित करो भाई, एक चित्र ही रचे, एक धुन रचे, एक गीत रचे, एक कविता रचे, कुछ तो रचना में करे, वो दूसरा आदमी हो जाएगा थोड़ा सा। ये जो रचना वंचित, इस आदमी की अपेक्षाओं को आप इस जीवन में पूरा नहीं कर सकते। रचना से वंचित एक आदमी जो होता है उसकी मांगे ही जीवन में कभी खत्म नहीं होती, वो और हो जाता है, और हो जाता है। जो रचना में होता है
वो होता है जीवन की धन्यता में। उसकी जीवन से बहुत मांग नहीं होती है। आपने देखा, मैं तो 40 साल पहले के भारतीय ग्रामीण समाज में जब काम कर रहा था, तो मैं अमूमन ऐसे लोगों से मिलता था जिनकी जीवन से बहुत ज्यादा मांग नहीं, कोई मांग ही नहीं, कोई शिकायत ही नहीं। और मैं जिस जीवन में खुद रहता था, इस समाज को मैं देखता था, इसकी मांगें पूरी ही नहीं होती। रचना वंचित समाज की त्रासदी है। ऐसा आदमी अगर आपने बहुत लंबे समय तक रखा तो एक ऐसा समाज बनेगा जो संवेदनहीन, बहुत संवेदनहीन समाज। बल्कि मैं एक हद तक कहूँ कि मूर्खता का आस्वाद लेने लगेगा वो रहा है। ये आपके डॉक्टर आपने लिखा है, मूर्खता का आनंद लेने वाले समाज, दूसरे की पीड़ा में आनंदित होने वाले समाज, हिंसा करके स्वयं को चरितार्थ समझने वाले समाज, ऐसे समाज हो जाएंगे। ये समाज रचने वालों के समाज में बदलने के लिए किसी न किसी जगह हम मनुष्य को प्रेरित करें हम सारे लोग। और यही भारतीय कला और भारतीय दर्शन की वास्तविक देशना है। कुछ रचना शुरू करो, कुछ अपने जीवन में कुछ रचना शुरू करो, और अगर ऐसा हुआ तुम भिन्न आदमी बन जाओगे। और यही हमारे देश की कला की सबसे बड़ी देशना है कि प्रत्येक मनुष्य जो है वो प्रतिभा लेके आया है, इसको ठीक से समझें। और बस पहचानने की आवश्यकता होती है कि वो क्या करने के लिए पैदा हुआ। जैसा एक दृष्टांत में मैंने कहीं कहा भी था कि एक बच्चा जो है वो खेलने को कभी काम नहीं कहता, बाकी आप जो कुछ करवाते हैं वो सब उसके लिए काम है। दांत ब्रश कर लो, खाना खा लो, दवाई खा लो, दूध पी लो, होमवर्क करो, वो सब उसके लिए काम। आपको पता ही नहीं चलता कि आपके बनाई दिनचर्या में एक छोटा सा सुराख करके बच्चा कब निकल गया, तो वो खेल कूद के आ जाता, और जब वो आता तो वो कभी नहीं कहता कि वो काम करने गया था। है ना? हम में से प्रत्येक आदमी एक प्रतिभा लेकर पैदा हुआ है, और उस प्रतिभा को हमारे अलावा कोई नहीं जानता। कोई एक काम ऐसा है जो काम की तरह ना हो हमारे लिए, खेलने की तरह। हम आपको ये कह सकते हैं, हमारी पूरी कला ने हमको ये सिखाया, थोड़ा सा खेलना शुरू करो। तुम्हारा खेल क्या है पता करो, तुम्हारे अलावा कौन करेगा? तुम्हारे अलावा तो किसी को नहीं मालूम कि क्या चीज़ इतनी बड़ी दुनिया में ऐसी है जो तुम्हें खेलने की